किस तरह से चल रही है? ये तो चला है, स्टॉक भरपूर तेजी देखने को मिली है, इसमें करीब करीब 2% का उछाल। शुक्रिया सुमित, लक्ष्मण और दीपाली इन सभी अपडेट्स के लिए। वेरी क्विकली एनटीपीसी पर मानस, आपकी राय? एनटीपीसी पे राय बिल्कुल पॉजिटिव है, और मैंने पहले ही मेंशन किया कि जितने पावर स्टॉक्स है वहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और उन्हीं में से एक एनटीपीसी है जहां पर 166 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि 172 रुपए 50 पैसे तक किस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 165 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 172 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करिए। एनटीपीसी वगैरह देखें आपने यहाँ पे एक राय दी, और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग, और इनफैक्ट पावर स्पेस पूरा का पूरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वाइब्रेंट है। इस बीच मेरे ख्याल से हमारे साथ एक और ख़ास विशेषज्ञ बिग मार्केट वॉइसेस में आज श्री अभय अग्रवाल जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। और लास्ट टाइम उनसे डिस्कशन याद रखिएगा कमोडिटीज़ पे भी हमने किया था, अर्निंग्स पे भी किया था, अर्निंग्स सीजन कैसा लगा उस पर भी हुआ था। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बड़ा अच्छा, हमारे साथ आपका एक लास्ट इंटरेक्शन हुआ था, और उस वक्त का अगर आप देखें जो मुद्दा था वो ये था कि एग्जैक्टली यूएस मार्केट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट आज की तारीख में एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है सर। अगर आप लास्ट 10 दिन की 20 दिन की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, यूएस मार्केट कहाँ अगर आप देखें आपके जून और अगस्त के बेसिस को छू रहा है, और हम इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। इस डाइवर्जेंस को आप कैसे प्ले कर रहे हैं? आपको लगता है कि देर सवेर हम भी अगर आप देखें नीचे की ट्रैजेक्टरीज की तरफ जाएंगे, या फिर जिस प्रकार से लिक्विडिटी चेज कर रही है इंडियन मार्केट्स को, वो हाई साइड में मार्केट्स को सस्टेन करने में मदद करेगी? जी देखिए वीरेंद्र जी, मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने यही राय दी थी अपनी कि जो हम देख रहे हैं लिक्विडिटी 9 महीने की कंटिन्यूस सेल के बाद फाइनली एफपीआईज का फ्लो का रिवर्सल हुआ है। और ये मैंने तब भी कहा था कि जो एफपीआईज का जो फ्लो रिवर्सल होता है वो हफ्ते 10 दिन या 1 महीने के लिए नहीं होता है। जब ये फ्लोज आते हैं या जाते हैं तो ये लंबे समय के लिए जाते हैं, क्योंकि ये टैक्टिकल कॉल्स होती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो अब जो ये फ्लो आना शुरू हुआ है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 3-4 महीने तक ये फ्लो कंटिन्यूसली मंथली लेवल पे पॉजिटिव रहेगा। डेली लेवल पे ऑब्वियसली कभी नेगेटिव रहेगा, कभी पॉजिटिव रहेगा, पर इसकी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव की तरफ है। और इस समय ऐसा भी लग रहा है कि जो इंडियन मार्केट है और जो इमर्जिंग मार्केट भी है थोड़े वो डीकपल हो रहे हैं यूएस के, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये भी लग रहा है कि ये काफी प्रॉब्लम जो यूएस की है, यूरोप की है, वो लोकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, इंडिया में एनर्जी क्राइसिस नहीं है। ये तो आप अभी पावर स्टॉक्स कवर कर रहे थे, हम देख रहे हैं पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, पावर की सप्लाई में कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से जो इंडिया के जो ग्रोथ पे फोकस आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो अच्छा है और ये काफी लंबे समय तक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सिर्फ ये कहना बड़ा सिंपलिस्टिकली कि यूएस मार्केट डाउन हो गया तो इंडियन मार्केट भी फॉलो करेगा, ये लॉजिक मुझे नहीं लगता कि अब अगले 4-5 महीने तक होल्ड करेगा। अब ये डीकपल हो चुके हैं मार्केट। इंडियन मार्केट है वो अपनी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी पे उसका वैल्यूएशन चलेगा, उसका मार्केट लेवल चलेगा, और जब फ्लोज आएंगे डोमेस्टिक और एफपीआई फ्लोज दोनों साथ में आएंगे तो मार्केट नॉट ओनली स्टेबलाइज रहेगा बट यहाँ से ऊपर भी चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये अगर आप देखें डाइवर्जेंस आ गया है, और आई थिंक ये डीकपलिंग जो है वो भी सस्टेन करेगी आपके मुताबिक। अच्छा सर, ये बताऊं मैं, इस वक्त बीते 2-3 महीने में जिसने कॉन्फिडेंस काफ़ी शो किया है, एंड स्पेशली आफ्टर क्वार्टरली अर्निंग्स, इस बार अगर आप पीएसयू बैंक के नंबर्स को देखें तो कोर नंबर्स अच्छे थे। हाँ, आई थिंक जो रेट साइकिल रिवर्स हुई, जो यू टर्न हुआ और बहुत शार्प यू टर्न हुआ, उससे ट्रेजरी लॉसेस ने थोड़ा सा अगर आप देखें इम्पैक्ट डाला। बट कोर बिजनेस एनपीएस की फिगर, ग्रॉस एनपीएस की फिगर काफ़ी इंप्रेसिव रही है। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स लेके आइएगा। अभी कुछ देर पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सितंबर 2019 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर को थर्ड टाइम वॉलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और इंडेक्सर, यहाँ से अभी आपको और बड़ी तेजी के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी कितना दमखम बाकी है सर इनमें? देखिए, सरकार का पूरा जोर है इस बात पे कि ये जो पीएसयू बैंक्स को है इनको क्लीन अप किया जाए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए।
और बैलेंस शीट इंप्रूव की जाए, कंसोलिडेट करके छोटे बैंक्स को बड़ा बैंक बना दिया जाए। तो और ये बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं उसके मुकाबले काफी सस्ते हैं। आप वैल्यूएशन पे देखेंगे तो इनका जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है अभी भी काफी दबा हुआ है। इन्वेस्टर्स को एक डर हमेशा से पीएसयू बैंक्स में ये रहा है कि जो इनकी अर्निंग्स हैं वो स्टेडीली ग्रो नहीं करती हैं। एक क्वार्टर अच्छा आएगा, फिर अगला क्वार्टर बहुत खराब आ जाएगा क्योंकि बड़े एनपीएस आ गए, फिर एक क्वार्टर अच्छा आएगा, फिर 2 क्वार्टर खराब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वैल्यूएशन मल्टीपल जो था वो काफी सालों से दबा हुआ था इनका। तो मुझे लगता है कि अब ये इन्वेस्टर्स को, एक तो जो वैल्यू बायर्स हैं उनको ये स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है पीएसयू बैंक्स का, क्योंकि ये काफी सस्ते में ट्रेड होते हैं ये बैंक्स। दूसरा एक जो रिकवरी प्ले है वो भी अच्छा रिकवरी प्ले है। तो मुझे लगता है अगर इस क्वार्टर में, जिस करंट क्वार्टर में हम हैं, इन पीएसयू बैंक्स ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पिछले क्वार्टर के बाद, तो 2 क्वार्टर का पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी काफी रिटर्न की संभावना अगले 12 महीनों में है पीएसयू बैंक्स एज अ बास्केट से। ओके सर, आपसे भी अभय जी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन बीच में 2 स्टॉक्स पे बात करनी है, उन पर पहले बात कर लेते हैं। चौका के अंतर्गत चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा जी के सौजन्य से आएगा। बताइए गौरव जी, मार्केट में टर्बुलेंस है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी है इस रेंज में, और निफ्टी आप देखें फिर 17,652 पे, बट स्टिल आप क्या पिक कर रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? चार्ट का चमत्कार आपका। विल जी, मैं लॉन्ग साइड में ही रखूंगा या बाई साइड में ही देखने चेष्टा रखूंगा। यहाँ पे अगर आप जो स्टॉक में लेके आए हैं वो है टाटा पावर। जैसे आप अभी एनटीपीसी की भी चर्चा कर रहे थे, जो स्पेस है, चाहे आप टाटा पावर लीजिए, चाहे पावर ग्रिड लीजिए, आरएससी, यहाँ पे अगर आप पिछले 1.5 महीने से देखेंगे तो स्टेबिलिटी काफ़ी रही है। पार्टिसिपेशन हाँ यहाँ पे थोड़ा भी रुका है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुशनिंग फैक्टर काफ़ी अच्छा रहा है। आज अगर आप टाटा पावर का देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हमको देखने मिल रहे हैं और एक फॉलोअप बाइंग हमको देखने मिल रही है आवली चार्ट्स के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगा। मैं जो स्टॉप लॉस से यहाँ पे होगा 235 का होगा। ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार 260 से 262 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में टाटा पावर जो है ये काफी अच्छा एक अल्फा जनरेट आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। टाटा पावर आज अगर आप देखें हमारे सभी विशेषज्ञों की पसंद है, सुबह, उसके बाद दोपहर में, और इस कार्यक्रम में आई थिंक 3 बार डिस्कस हो चुके हैं। टाटा पावर एट 246.35 5 सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे टाटा पावर ट्रेड करता है। एक काम करते हैं, यहीं पर मयूरेश जी से बात भी करते हैं और उनका मिड कैप फंड आज का क्या है उस पर बातचीत करते हैं। मयूरेश जी बताइए, क्या पिक किया है आपने इस वक्त मिड कैप में? तो वीरू जी आपको पसंद आएगा क्योंकि वो हॉलिडे थीम्स के साथ ही मैं जाना चाहता हूँ। होटल्स को जुड़ी हुई ही कंपनी है महिंद्रा हॉलिडेज। तो हमें लगता है मार्केट स्पेस इंडिया विलियम ओनील की जो मेंबर एडिशंस हुए थे महिंद्रा हॉलिडेज के पिछले तिमाही में 3,800 मेंबर ऐड किए थे, जिसकी वजह से इनका जो क्यूमुलेटिव मेंबर बेस है वो 2,70,000 के आसपास पहुंच चुका था। अलॉन्ग विद मेंबर एडिशन 107 से 108 रूम इन्होंने ऐड किए हैं पिछले तिमाही में, और टोटल रूम इन्वेंट्री अक्रॉस देयर रिजॉर्ट्स इज स्टैंडिंग एट अराउंड 4,615 ऑड रूम्स। जहां तक रिजॉर्ट इनकम और रेवेन्यू का सवाल रहा है, ऑक्यूपेंसी रिमेन्ड एट 89% इन Q1, और जैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, ये ऑक्यूपेंसी 90% के उस साइड पे ही रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एज वेल, व्हिच मींस Q2 एंड Q3। बैलेंस शीट के हिसाब से जो इनकी डेट है, 0 डेट है बुक्स के ऊपर, एंड इनफैक्ट कैश पोजीशन 1170 करोड़ के आसपास है, जो एक बहुत बड़ा सहायता या योगदान देती है, बिकॉज दे रिमेन एक्सट्रीमली कैश रिच, और ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आई थिंक हमेशा द कंपनी विल स्ट्राइव फॉर। जो पीबीटी यानी एबिट की ग्रोथ हम देखते हैं वो रूम इन्वेंट्री बढ़ने के कारण, ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ने के कारण, और ऑल टाइम रिजॉर्ट रेवेन्यू जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है अलॉन्ग विद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसका एक दिन भरपूर फायदा उठा रही है कंपनी। जैसे ट्रेंड्स लग रहे हैं और मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स के हिसाब से भी कस्टमर एडिशंस बढ़ते ही जाएंगे अगले 2 तिमाहियों में, एंड बिकॉज ऑफ रूम एडिशंस बीइंग इंक्रीज्ड इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स एज वेल, इनफैक्ट ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जो ROEs हैं और कैश फ्लोज हैं ये बहुत तगड़े रहने की हम उम्मीद रखते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एज अ सेक्टर वी लाइक दिस सेक्टर। महिंद्रा हॉलिडेज काफी पसंद आ रहा है टाइम पे वीरू जी। हमें लगता है एक 15-16% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है। आई थिंक फ्रॉम अ रिस्क और मिटिगेशन पर्सपेक्टिव, जैसे हम स्टॉप लॉस हमेशा रखते हैं, 264 का स्टॉप लॉस महिंद्रा हॉलिडेज लिया है।